आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सर ये फील जो है अभी जितने भी 2024 में 12th का पेपर जितने भी बच्चे दिए हैं उन सभी को ऐसा ही फील आ रहा होगा घना के अकॉर्डिंग। उनको लग रहा होगा कि आज हम सबसे ऊपर आ गए, इतना ऊपर कि आसमान मेरे नीचे आ गया। क्योंकि हुआ है ऐसा, कुछ बच्चों से बात भी हुआ है कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा पेपर दिया और अभी 12th के बच्चे को ये समझ नहीं आ रही है कि अभी अभी तो उन्होंने एक सीढ़ी को पार कर लिया है। नहीं, अब उन सबके दिमाग में कुछ दिन बाद या जो अपने लाइफ को लेके जीवन को लेके सीरियस होंगे उनमें यह सोच तो विकसित हो रहा होगा कि अब 12th के बाद क्या करें। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ संदीप सर जुड़ चुके हैं और तगड़ा क्लासेस 2.0 के माध्यम से हम आप लोगों को इनके द्वारा कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से जानिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि जो बच्चे के मन में प्रश्न ये पूछ रहा होगा कि 12th के बाद हम क्या करें, जो कि बहुत ज़रूरी है सोचना हर बच्चे के लिए। और इस चीज़ को लेके बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं सर, तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी टॉपिक को लेके आप सभी से चर्चा करेंगे। सर बोलिए। मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का पेपर था बच्चे अच्छे से लिख कर आए होंगे और उनका मार्क्स भी बहुत ही बेहतर है। बच्चे घबराए नहीं, बच्चे को घबराना नहीं है। आप तो समझ लें कि लिख कर आए हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही बेहतर आने वाला है। तो बच्चे का तो मार्क्स आएगा ही, बच्चे पास करेंगे ही, कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो बच्चे अभी सोच रहे होंगे अभी क्या करें। हाँ सर, बच्चे भी सोच रहे होंगे कि अभी हम क्या करें। जब 12th पास करते हैं तो बच्चे खुश तो बहुत होते हैं, क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद देखिए होता क्या है, जब बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पर हम एक समझा रहे हैं कि एक चिड़िया है, चिड़िया को जो हम पिंजरे में रख देते हैं जी, पिंजरे में हम रखे हुए उसको हम साल भर से, और जब हम एक दिन उस चिड़िया को खोल देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, तो जितना खुशी मिलता है उतना ही खुशी अभी बच्चों को मिलता है। सर बहुत अच्छा उदाहरण दिए। बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ बच्चे को देखे हैं, उन्होंने जब पेपर दिया और लास्ट जब उसका पेपर था, बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक ऐसा ही कुछ गाना लगा रहे थे जिसमें बहुत सारा मस्ती वाला बात हो, है ना, और उनको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा था कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल किया है। लेकिन उनको क्या पता कि अभी तो ये मेरा प्रथम पड़ाव था और आगे जीवन में उनको बहुत कुछ मुश्किलों से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बताइए कि बच्चा आगे क्या करे। यानी बच्चों का एक 10th का एग्ज़ाम देता है, बच्चे जब 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय में वो बहुत खुश होते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। फिर उसके बाद 12th आता है, 12th का भी एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ही खुशी मिलता है। जी सर। तो इसी तरह आपके जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं आने वाले हैं, जैसे 10th का हुआ, 12th का हुआ, इसी प्रकार आगे भी आपका एग्ज़ाम चलते ही रहे। हाँ, बहुत सारा उसकी कंपटीशन एग्जाम देना होगा, जीवन बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत करते रहते हैं बच्चे और सबसे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे करें क्या। जी, तो इस टॉपिक पे हाँ, तो पहले तो अभी बच्चे फ्री है तो प्रयास करें क्या, कहीं आपके आसपास कंप्यूटर संस्थान है तो आप कंप्यूटर संस्थान जाके ज्वाइन कर ले, ताकि आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो। हाँ सर, अभी क्योंकि भारत जो है डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है, आप सुने होंगे और ये बात से हर भारतवासी जो है परिचित है। तो इस डिजिटल इंडिया में बच्चे को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो विलेज एरिया में रहते हैं और यहाँ पे जो होता है कंप्यूटर का थोड़ा सा जानकारी सबके पास नहीं होता। और अभी जो माहौल चल रहा है, कोई भी यदि काम हो रहा है, जो भी काम हो, हाँ, सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है। सही बात है ना कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यूट्यूब भी ऐसा सिस्टम देने लगा है कि हम सोचते क्या, मतलब वीडियो को हम चलाते भी नहीं है, ऐसे स्किप करते रहते हैं और वीडियो ऑन हो जाता है।
तो स्मार्ट तरीके से हर जगह बनते जा रहा है। और इस कंडीशन ऐसा सिचुएशन में अगर बच्चा कंप्यूटर्स की नॉलेज से वंचित रह जाए तो दिक्कत होता है। तो अगर समय उनके पास है, अभी आपने बताया कि कंप्यूटर ज्वाइन कर ले। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा हम बच्चों को कहना चाहेंगे, यदि आप 12th पास कर लिए हैं और आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है। आप चाहते हैं कि हम टीचर बने। हाँ सर, अभी तो बस तो डीएलएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरा रहा है। हाँ सर। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम डीएलएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरें, डीएलएड करना चाहते हैं। टीचर के लिए होता है, यदि आप डीएलएड कर लेते हैं तो 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं। तो इसका एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, इसका फॉर्म अभी भरा रहा है, तो आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद 1 महीना बाद ही आपका एग्जाम होगा। यदि आप फॉर्म भर लेते हैं, आप फॉर्म भर लेते हैं तो पढ़े कैसे? तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्लास चल रहा है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्लास चला है, यूट्यूब पर क्लास कर सकते हैं। इसका बुक भी आता है, हरियाणा पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, इस तरह का बुक भी आता है। बुक लेकर आप उसमें सेट मार सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी करके 1 महीना बाद आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। निकले या नहीं निकले, क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन आप अपने आप को जांच जरूर कीजिए। सर एक मतलब बच्चे को अनुभव आएगा कि कंपटीशन क्या होता है, इस पेपर में बैठने से उसको बहुत सारा जो है, जो मन में आशंका होगी कैसे पेपर दे, क्या करे, तो हेल्प मिलेगा। हाँ, तो आप प्रयास क्या करें, आपको जो भी पैसा लगेगा आप फॉर्म भर लीजिए एंट्रेंस एग्जाम का, और डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठिए। बैठकर आप अपनी योग्यता को देखिए कि हम कितना बना पा रहे हैं, कितना मार्क्स ला पा रहे हैं। आप तैयारी भी कीजिए, 1 मंथ आपके पास समय है। यूट्यूब पर तैयारी कीजिए, यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है। उसके बाद बुक आता है, बुक आप ले लीजिए, बुक खरीद के पूरे बुक को पढ़ लीजिए एक बार, और आप एग्जाम में। यानी बच्चे को फिलहाल सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करके और एंट्रेंस पेपर में बैठे। जिन बच्चे को टीचिंग सेक्टर पसंद हो और वो टीचर बनना चाहते हैं तो वो एक बार अपना कोशिश करे कि एंट्रेंस पेपर दे। अगर वो निकलता है सही से, उसका मार्क्स आता है तो उनको सर सरकारी कॉलेज मिल सकता है ना? जी, सरकारी अच्छा मार्क्स यदि आता है, एक अच्छा मार्क्स आता है तो आपको सरकारी कॉलेज में मिल सकता है। यदि थोड़ा मार्क्स कम रहे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यदि सरकारी कॉलेज मिलता है तो आपको 10 से 20 हज़ार रुपया में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। 20 हज़ार रुपया यदि लगता भी है तो आपको फिर सरकार के द्वारा फिर कुछ पैसा, यानी 10,000 रुपया के लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया रिटर्न भी दे दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको 1 लाख प्लस लग सकता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यानी बच्चा अगर मेहनत कर लेता है और खुद से एंट्रेंस पेपर निकाल के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेके अगर डीएलएड कोर्स करता है तो वो अपनी द्वारा जो प्राइवेट कॉलेज में वो देने चाहेगा 80,000 से 1 लाख रुपए, वो उसका बच सकता है। नहीं सर, और ये तो बात हो गया सर कि जो बच्चे टीचिंग सेक्टर को पसंद करते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे साइंस सेक्टर से है, ठीक है, और कुछ बच्चे के पास पीसीएम है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स सब जिसको नहीं पढ़ा, तो वो आगे अपना फ्यूचर को कैसे बना सकता है। और कुछ बच्चे जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी सेक्टर मैथ उनके पास नहीं है, वो बच्चे क्या करें? यदि कोई बच्चे चाहते हैं, बायोलॉजी लिए है और चाहते हैं कि हम डॉक्टर क्षेत्र में जाए, डॉक्टरी क्षेत्र में यदि जाना चाहते हैं तो वह नीट की तैयारी करें। नीट एक एग्ज़ाम होता है, नीट की तैयारी करें। और नीट का तैयारी आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी यूट्यूब पर चलाया जा रहा है क्लास, तो आप क्लास कर सकते हैं। यानी बच्चा नीट का पेपर, जी, नीट का पेपर देना पड़ेगा। आपका नीट का पेपर जब देते हैं तो आपका मार्क्स जैसा है, आपका जिस तरह का मार्क्स आता है उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है और उस कॉलेज में बच्चा अपना जाए जो कोर्स है पूरा। हाँ, लेकिन ये तो है सर, अगर नीट का पेपर बच्चे निकाल लिए, अगर उसको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, अगर बेटर मार्क्स लाता है तो उनको जरूरी है कि सरकारी कॉलेज ही मिले और वहाँ से बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन के ही आए। लेकिन बस यही है कि नीट का पेपर उनको निकालना है, क्योंकि नीट का पेपर आप निकालते हैं तभी आप डॉक्टरी क्षेत्र में जा सकते हैं। और यदि कोई बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सर एक चीज़ हम नीट पे और विचार करना चाहेंगे कि कुछ बच्चे के मार्क्स अगर कम आता है,
अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ तो उनके ज़्यादा पैसा लग जाएगा। पैसे ज़्यादा। तो इस हिसाब से बच्चा सोच के अपना तैयारी करे नहीं कि चलिए अब बात करते हैं कि जो बच्चा के पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स, ठीक है, और वो बायोलॉजी नहीं रखा है, वो डॉक्टर भी बनना नहीं चाह रहा है, टीचर भी नहीं बनना चाह रहा है, तो वो बच्चे क्या करें? तो बच्चे के पास यदि मैथ से चाहते हैं, यदि मैथ वाले जेई का एक एग्जाम होता है, तो आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अच्छा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो आपको जेई के एग्जाम में बैठना, इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो बच्चे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना इच्छुक है वो अपना जेई पेपर का तैयारी करे नहीं, और उसके बाद वो अपना कॉलेज में, यदि बच्चे नहीं डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो अधिकतर बच्चे बीएससी करते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, अधिकतर बच्चे ज़्यादातर देखा गया है तो बीएससी करते हैं। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस होता है, बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट, यानी जो आर्ट सब्जेक्ट से करते हैं, और बीकॉम एक होता है, बीकॉम यानी कॉमर्स होता है। तो यदि बच्चे बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह से लेकर वह कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि होता है कुछ बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं हम बाकी एक्स्ट्रा डिग्री ना ले और हम ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखें, 12th मैंने कर लिया तो अब आगे ग्रेजुएट होना है, हमको ग्रेजुएट करना है, तो उसके लिए वो चाहे तो साइंस सेक्टर से बीएससी कर सकता है, आर्ट्स के लिए बीएससी का नहीं बीए कर सकता नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और फिर बीकॉम कॉमर्स के लिए। सर ये थोड़ा सा बच्चे को समझा दे कि कौन से सेक्टर में बच्चा जाना चाहिए, कौन से बच्चे जाते हैं, जैसे किसी को साइंस लेना है, साइंस सेक्टर में कौन बच्चे जा सकते हैं, आर्ट्स के लिए कौन? देखिए होता पहले क्या है, बच्चे तो सोचते हैं कि हम साइंस से लें, बीएससी करें, बीए करें या आर्ट्स से करें, हाँ जो कंफ्यूजन आ जाता है सब बच्चे को, तो साइंस से करें या आर्ट्स से करें या कॉमर्स से करें, कन्फ्यूजन आ जाता है। कभी कभी सोचता है क्या हमारा दोस्त लिया है फिजिक्स तो हम भी फिजिक्स लें, हाँ मतलब वो साइंस सेक्टर में भाग, हाँ फिजिक्स लिया है तो हम भी फिजिक्स लें, वो हिस्ट्री लिया है तो हम भी हिस्ट्री लें, मैथ लिया है तो हम भी मैथ लें, तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है, आपको लग रहा होगा, अपने आप पर विश्वास होगा कि हमारा यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रांग है, तो वही सब्जेक्ट को आप लें। मतलब जो सब्जेक्ट उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसमें उसका रुचि बढ़े, उस सब्जेक्ट से उन बच्चों को चाहिए कि उस सब्जेक्ट को अपना ऑनर्स पेपर बनाए और उसके साथ अपना ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट। तो आप ये समझ लें कि आपका जो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रांग हो, आपका मान लेते हैं कि आपका हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग रहता है, किसी का हिंदी स्ट्रांग है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप दिमाग में इतना मेंशन कर ले कि हम वही सब्जेक्ट लें, आप वही सब्जेक्ट ले, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे से पेपर लिख सकते हैं। यदि आपको उस सब्जेक्ट का जानकारी होगा तब जाकर ही आप एग्जाम में पेपर को लिख सकते हैं। तो सर ने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी बात कही कि कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो अपने फ्रेंड को सोच कर वो देखता है कि मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, और फिजिक्स ले लिया, नहीं वो मैथमेटिक्स और तो ऑनर्स पेपर बना लिया, और उसके अकॉर्डिंग वह बच्चे भी क्या करता है कि वह भी फिजिक्स ले लिया, फिर उसको लेने का मन दूसरा भी हो, हाँ। लेकिन दोस्त को देखते हुए वही सब्जेक्ट ले, और इससे उनको आगे चल के परेशानी होती है। जब उनकी पेपर होती है तो उस समय उसके पास उतना नॉलेज नहीं, तो पेपर सही से जा नहीं पाता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि उसका ग्रेजुएशन की डिग्री लेट और फेल कर जाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम बीएससी या बीए करें या बीकॉम करें, तो आप कोई भी सब्जेक्ट से नाम लिखवा लें। नाम लिखवाने के बाद बच्चे चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करें। अधिकतर बच्चे को देखा गया है कि कोई भी सब्जेक्ट लेकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी लेकर आप एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करें। तो अब जनरल कंपटीशन की भी तैयारी बच्चे सही से नहीं कर पाते, सोचते हैं हम क्या पढ़ें, कौन सब्जेक्ट पढ़ें, क्या बुक लें। तो हम कहना चाहेंगे बच्चों को, यदि आप चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, तो आप सबसे पहले, यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैथ की तैयारी पूरा करें, तो आप सबसे पहले मैथ का सिलेबस देख लें कि मैथ में हमको पढ़ना क्या है। जनरल कंपटीशन के लिए मैथ में हमको पढ़ना क्या है,
तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर जाके सर्च करके आप पूरे चैप्टर का नाम आप अपने नोटबुक में लिख लो। यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा बताया गया चैप्टर का नाम अपने नोटबुक पर आप लिख लें। ठीक, लिखने के बाद क्या करें, आप कोई अंकगणित का बुक होता है चाहे कोई भी बुक, जो भी बुक आपको अच्छा लग रहा है, मार्केट से जाकर एक बुक आप जरूर ले लें। एक बुक आपको परचेज कर लेना है मैथ का। बुक लाने के बाद बुक आप ले आए और आप सिलेबस भी लिख लीजिए। बुक भी ले आए हैं, सिलेबस भी लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद मान लीजिए बुक का पहला चैप्टर क्या है, देखिए आप सिलेबस भी लिखेंगे उसमें भी, और बुक का पहला चैप्टर आपका वही रहेगा। पहला चैप्टर मान लीजिए नंबर सिस्टम हमको पढ़ना है। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पढ़ना है तो हम करेंगे क्या, पढ़ेंगे कैसे। अब नंबर सिस्टम है, हम तो 7, 8, 9, 10 में कुछ पढ़ चुके, उसके बारे में जानकारी है, लेकिन कंपटीशन कुछ अलग होता है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो करें क्या, उस चैप्टर को देखिए कि पहला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आप अपने यूट्यूब पर सर्च करें। कंपटीशन के लिए नंबर सिस्टम उनको पढ़ना है, यूट्यूब पर सर्च करें। नंबर सिस्टम का बहुत सारे वीडियो आएगा। कंपटीशन के लिए नंबर सिस्टम का बहुत सारे वीडियो आएगा। यानी बच्चे यूट्यूब के सहारा लेकर के अपना जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होगा बारी बारी करके, जैसे अभी मैथ आपने बताया कि बच्चे को मैथ पढ़ना चाहिए, और उसी तरीके से किसी बच्चे को ज़्यादातर इंग्लिश में थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा तो इंग्लिश को लेकर के मेहनत करें। हाँ, यानी बच्चे को करना क्या चाहिए कि जिस तरह हम मैथ में बताएं कि मैथ में सब सब्जेक्ट जितना भी चैप्टर एक जगह लिख लेना है। हाँ, अब बारी बारी से यूट्यूब पर पढ़ना कैसे है, तो यूट्यूब पर आप सर्च करें नंबर सिस्टम, आप कर लिए तो हम किसी एक टीचर का हम वीडियो देख लें। यदि आपको पूरा समझ में नहीं आता है तो आप फिर दूसरे टीचर का वीडियो देखिए। नंबर सिस्टम का है, नंबर सिस्टम का ही फिर दूसरा टीचर, हाँ, फिर एक नंबर सिस्टम का और तीसरे टीचर का वीडियो। ऐसे क्या होगा ना कि सभी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, टॉपिक पे अलग अलग उठाते हैं बाकी टीचर, और कुछ बच्चे को एक टीचर की पढ़ाई अगर समझ नहीं आए तो कोशिश कर रहे हैं अगला टीचर, नहीं अगला टीचर, ऐसे कर करके ऐसे पूरा जो भी उनके टॉपिक होंगे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और सर एक चीज़ और कर सकता है बच्चा यहाँ से, जैसे ही वो अपना पूरा चैप्टर का पढ़ लिया सब टीचर से, फिर वो उसका प्रैक्टिस से, हाँ, प्रैक्टिस से आता है। जैसा ही हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए तब एक काम आप कर सकते हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ लिए, उसके बाद जो भी अगला चैप्टर है बारी बारी से 25-30 जो भी चैप्टर है पढ़ लेते हैं। आप प्रयास क्या करें, दो टीचर से पढ़ें, 2 या 3 टीचर से पढ़ें। यदि आपको कोई टॉपिक अच्छे से एक टीचर से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 से 3 टीचर से आप पढ़ें, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। अब मान लीजिए आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, आप जो बुक खरीद के लाए हैं उसको भी बनाइए। बनाने के साथ साथ आपको लग रहा है कि हमसे क्वेश्चन इस बुक का पूरा बन रहा है, एक्स्ट्रा भी बुक बहुत सारे अंकगणित का बुक, एडवांस बहुत सारे बुक आते हैं, उस बुक को आप बनाइए। जितना मैथ का क्या नियम है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए मैथ आपका हो जाएगा, मैथ आपका हो जाएगा, यानी उतना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको माइंड को बहुत ही स्ट्रांग बना सकता है, सोचने की क्षमता वृद्धि करता है। इसके साथ जैसे हाँ समझिएगा, जैसे हम शारीरिक एक्सरसाइज करके हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि हमारा शरीर फिट रहे। इसी तरह आपको माइंड को तेज बनाना, बच्चे सोचते हैं कि माइंड हमारा तेज कैसे बने, तो माइंड को तेज बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप मैथ सॉल्व कीजिए और रीजनिंग बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैथ और रीजनिंग बनाइए, इससे आपको मेंटलिटी, सोचनीय शक्ति बढ़ता है, सोचने की पावर बढ़ेगा। मैथ में और रीजनिंग में इतना पावर है, आपके सोचनीय शक्ति को बहुत ही ग्रोथ कर देगा, बहुत ही बढ़ा देगा। जिस तरह से हम आपको मैथ बताया इसी तरह आप रीजनिंग का भी पूरा चैप्टर लिख सकते हैं। जिस तरह से हम मैथ बताया है इस तरह से आपको रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, अब सारे चैप्टर को लेकर पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, सारे चैप्टर का आप सबसे पहला पॉइंट ही करें कि जितना चैप्टर पढ़ना है आप अपने नोटबुक में लिख लेना। लिखने के बाद आप एक बुक ले आइए, हरियाणा का एक बुक मिलता है बहुत ही मोटा सा, तो आप एक हरियाणा का एक बुक ले आइए। उसके बाद आप यूट्यूब पर बारी बारी से पहला हमको मान लीजिए कि पढ़ना है सीरीज ही पढ़ना है, ये रीजनिंग के लिए सीरीज पढ़ना है,
तो सीरीज के लिए लेटर सीरीज होता है, नंबर सीरीज होता है, डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए हमको डायरेक्शन का वीडियो देखना है, डायरेक्शन आप एकाएक क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ समझ नहीं है। हाँ, बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आप डायरेक्शन का देखिएगा क्वेश्चन कि हम बनाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो आप कीजिए क्या, पहले यूट्यूब पर डायरेक्शन का 2 टीचर से 3 टीचर से आप अच्छे से डायरेक्शन के बारे में समझ लीजिए। यदि आप समझ लेते हैं डायरेक्शन के बारे में, उसके बाद आप रीजनिंग का जो बुक लाया है आप बनाइए, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। यदि आपका बुक रीजनिंग का खत्म हो जाता है, फिर आप प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं, दूसरा भी बुक मिलता है, दूसरा भी बुक ला के आप सेट मार सकते हैं। आप अपनी योग्यता को जांच सकते हैं कि हम जो पढ़े बन पा रहा है कि नहीं। और इतना अगर बच्चे सही तरीके से मेहनत कर जाते हैं तो सर मुझे नहीं लगता कि बच्चे को उस चैप्टर में, रीजनिंग सब्जेक्ट में अगर जो चैप्टर को बच्चे पढ़ लिए सही तरीके से प्रैक्टिस सेट कर लिए हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बच्चे को दोबारा उस प्रश्न में कोई दिक्कत होगी और वो कंपटीशन में बहुत ही बेहतर कर सके। यानी जिस तरह से मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, इस तरह से साइंस का भी सारे चैप्टर को लिख ले, आर्ट्स में भी जो भी चैप्टर आता है। और लुसेंट का तो एक बुक ले, लुसेंट का बुक आता है। लुसेंट सर, लुसेंट की आप बात किए, लुसेंट बहुत ही जरूरी किताब है। और मेरे ख्याल से कि जो बच्ची अगर कंपटीशन की दुनिया में उतरना चाहते हैं तो उनको बेसिक एजुकेशन के लिए चाहिए कि वह लुसेंट को हर दिन जो है 2 पेज 3 पेज पढ़ने का कोशिश करें और अपना डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, कभी कभी होता क्या है, कभी होता क्या है, बच्चे लुसेंट बुक तो ले आते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन पढ़ेंगे, उनके पास जोश जज्बा रहेगा, चाहेंगे कि हम पूरा याद रख ले, लेकिन 1 से 2 दिन बाद फिर से बुक खोलते ही नहीं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, उनको यह समझ में नहीं आता है कि हम पढ़े कैसे, समझ में नहीं आता है हम पढ़े कैसे। तो प्रयास करें कि जो लुसेंट का बुक है ले तो आए हैं, उसमें का जो टॉपिक लिखा हुआ है आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए या कहीं आपके आसपास से कोचिंग ज्वाइन कीजिए और टीचर का मदद लीजिए। टीचर के यानी बच्चा लुसेंट किताब को टीचर्स के माध्यम से पढ़े तो ही समझा। यदि आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला रहेगा, बताने वाला रहेगा, समझाने वाला रहेगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, तभी आप जाके कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 1 साल तक, 1 साल आप पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़िए। आप मन से 1 साल पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ जैसे देखा गया है बिहार यूपी में कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, बात सही है, और बच्चे जैसे ही 12th का पेपर दे लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं अपने गरीबी आर्थिक तंग को दूर करने के लिए। वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नौकरी हो, जल्द से जल्द नौकरी हो। और कुछ बच्चे जिनकी हाइट ज़्यादा है, गर्ल्स हो या बॉयज, तो उनके लिए SSGD नहीं, SSGD, तो उसके बारे में सब जानकारी दीजिए बच्चे को। तो बच्चे यदि चाहते जल्दी नौकरी करें तो उससे पहले आपको तो पहले पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि एक मेरे ख्याल से यही ऐसा विभाग हमको नजर आया कि वहाँ ज़्यादातर वैकेंसी आती है। तो बच्चे पहले अपना सिलेबस 1 साल पूरा करें मन से, एक मैथ को एक जगह जगह से, यानी जितने बुक है सब बुक का मैथ बना ले, 2-3 बुक ले, थोड़ा मेहनत लगेगा, शुरुआत में मेहनत लगेगा। इसी तरह से साइंस का लुसेंट का बुक पूरा बढ़िया से याद कर ले, समझ ले। उसके बाद रीजनिंग का पूरा एक चैप्टर बना ले। आपका यदि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जो चीज़ का दीदी आप बोले SSGD उसका आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरिए, स्पेशल उसी का क्लास लेके करिए, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा और आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और एक बार में ही आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन आपको शुरुआती में बहुत ही 1 साल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा, पूरा अपने जी जान को पूरा लगा देना होगा, पूरा मेहनत लगा देना होगा। यानी सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बच्चों आप लोग का भी, अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले कि वह 12th के बाद क्या करें। धन्यवाद।